नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प सामग्री है। ये फार्मेसी पाठ्यक्रम से जुड़े सवालों का एक संग्रह लग रहा है। इसमें मानव शरीर की बनावट से लेकर आप जानते हैं दवाएं कैसे बनती हैं, उनकी क्वालिटी कैसी परखी जाती है, ये सब शामिल है। हाँ बिल्कुल। इसमें शरीर कैसे काम करता है, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, हाँ, क्या गड़बड़ हो सकती है यानी पैथोलॉजी, दवाएं बनाने का विज्ञान फार्मास्यूटिक्स, उनकी क्वालिटी जांचना, हाँ, विश्लेषण QA/QC। और हाँ वो प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली दवाएं फार्माकोग्नोसी, ये सब विषय इसमें है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से देखते हैं। हमारा मकसद है कि इस बड़ी सी लिस्ट से जो मुख्य बातें हैं उनको निकालें और समझें कि ये फार्मेसी की पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए क्यों जरूरी है। बिल्कुल। ये सामग्री फार्मेसी के कितने फैले हुए और जुड़े हुए क्षेत्र की एक झलक देती है ना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे बेसिक साइंस, बीमारी की समझ और दवा बनाने की टेक्नोलॉजी, ये सब एक साथ आते हैं। चलिए फिर इन सवालों के पीछे जो ज्ञान छिपा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, हमारा शरीर। ये सवाल इस बात पे काफी जोर देते हैं कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह कैसे काम करता है। जैसे दिल और खून की नलियों का सिस्टम, सांस लेने की प्रक्रिया, पाचन तंत्र, शरीर से गंदगी बाहर निकालने वाला मूत्र प्रणाली, हाँ, हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम, हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां, मतलब ये सब इसमें कवर किया गया है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिस्टम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर दिल, वो सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं है। उसके अंदर एक तरह का कह सकते हैं बिजली का करंट जैसा सिस्टम होता है जो धड़कन को कंट्रोल करता है। उसका एक पूरा चक्कर होता है। अच्छा। और ECG जैसी जांच, वो हमें इसी बिजली की गतिविधि को देखकर दिल की सेहत का अंदाजा लगाने में मदद करती है। हाँ, सही कहा। और फिर दिल फेफड़ों से भी जुड़ा है, जहां खून में ऑक्सीजन भरी जाती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और पाचन तंत्र, मतलब खाना कैसे टूटता है, यांत्रिक रूप से भी और रासायनिक रूप से भी। हाँ। और उससे जरूरी पोषक तत्व शरीर में पहुंचते हैं। या फिर गुर्दे, जो लगातार खून को साफ करते रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कितना जटिल है ये सब, फिर भी कितने अच्छे से चलता रहता है। वास्तव में शरीर सामान्य रूप से कैसे काम करता है, इसे समझना किसी भी गड़बड़ी को पहचानने की पहली सीढ़ी है। जैसे हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो शरीर के कई कामों को नियंत्रित करती हैं। या हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हाँ। और होम्योस्टेसिस की जो अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब शरीर का अपने अंदरूनी माहौल को स्थिर बनाए रखने की क्षमता। जैसे तापमान। हाँ, जैसे बॉडी टेम्परेचर या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इसके लिए शरीर में फीडबैक सिस्टम होते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को घटाते बढ़ाते रहते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुई सामान्य कामकाज की बात, लेकिन जब इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होती है तब क्या होता है? सवाल फिर बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका क्षति, मतलब सेल इंजरी, और सूजन, इन्फ्लेमेशन, ये बातें सामने आती हैं। ये तो किसी भी बीमारी को समझने के लिए एकदम बेसिक लगती हैं। निश्चित रूप से। देखिए, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। जब कोशिकाओं को किसी तरह का तनाव या नुकसान पहुंचता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई या कोई जहरीली चीज का असर हुआ, तो इसे हम कोशिका क्षति कहते हैं। ये नुकसान हल्का हो सकता है जिससे कोशिका ठीक हो जाए, उसे कहते हैं रिवर्सिबल इंजरी। या फिर इतना गंभीर कि कोशिका मर जाए, वो इरिवर्सिबल इंजरी है। अच्छा। और सूजन या इन्फ्लेमेशन, वो असल में शरीर की चोट या इन्फेक्शन के खिलाफ एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है, डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं। हाँ, जगह पे चोट लगती है, वो जो लाल हो जाती है, सूज जाती है। बिल्कुल, उसके कुछ जाने पहचाने लक्षण होते हैं, जैसे प्रभावित हिस्से का लाल होना, गर्म होना, सूजना और दर्द होना। ये थोड़े समय के लिए भी हो सकती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, या लंबे समय तक चल सकती है, जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और फिर कुछ खास बीमारियों का जिक्र है इसमें, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाँ, बहुत आम है। दिल का दौरा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सीने में दर्द, कंजाइना, हार्ट फेलियर, ये दिल और खून की नलियों से जुड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनसे फार्मासिस्ट को रोज डील करना पड़ता है। दिल तक खून की सप्लाई में रुकावट से जुड़ी बीमारियां, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये भी एक अहम मुद्दा है। की वजह से पैदा होती हैं। पैथोजेनेसिस एक शब्द है जिसका मतलब है कि कोई बीमारी कैसे विकसित होती है,
कैसे बढ़ती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर कैसे शुरू होता है और शरीर पर क्या असर डालता है, ये समझना उसके इलाज के लिए सही दवा चुनने या जीवन शैली में बदलाव की सलाह देने में मदद करता है। बीमारियों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। डायबिटीज, मधुमेह ये भी है। हाँ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये। थायराइड ग्रंथि की समस्याएं, पार्किंसंस रोग जिसमें शरीर का संतुलन बिगड़ता है, अल्जाइमर जिसमें याददाश्त चली जाती है, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं ये। डिप्रेशन यानी अवसाद, और पेट के अल्सर भी शामिल हैं। ये तो काफी बड़ा दायरा कवर किया गया। हाँ, और ये दिखाता है कि बीमारियां शरीर के अलग-अलग सिस्टम को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। कुछ मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हैं जैसे डायबिटीज या थायराइड, कुछ दिमाग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हैं जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स या डिप्रेशन, कुछ पाचन तंत्र से जुड़ी हैं जैसे अल्सर। हर बीमारी के अपने खास कारण होते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाने का अपना तरीका होता है और उसके अपने लक्षण होते हैं। एक फार्मासिस्ट के लिए ये समझना जरूरी है। अच्छा, तो हमने शरीर के सामान्य कामकाज को समझा और उसमें होने वाली कुछ मुख्य गड़बड़ियों को भी। अब सवाल उठता है कि इनका इलाज कैसे किया जाए। यहीं पर फार्मास्यूटिक्स मतलब दवा बनाने और उसे मरीज तक पहुंचाने का विज्ञान वो सामने आता है। सवालों में डोजेज फॉर्म यानी दवा के अलग अलग रूपों पर काफी जोर है। इतने सारे रूप क्यों होते हैं? मतलब गोलियां काफी क्यों नहीं है? देखिए, डोजेज फॉर्म बहुत जरूरी है ताकि दवा शरीर में सही जगह पर, सही समय पर और सही मात्रा में पहुंच सके और अपना असर दिखा सके। हर दवा और हर मरीज के लिए एक ही रूप काम नहीं करता। जैसे त्वचा पर लगाने के लिए सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस रूप होते हैं, मलहम है, क्रीम है, जेल है, पेस्ट है। हाँ, ये सब अलग अलग क्यों? ये अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बनावट, चिकनाहट और त्वचा में सोखने की क्षमता ये सब अलग अलग होती है। इनका बेस यानी आधार, मतलब जिस चीज में दवा मिलाई जाती है, वो तय करता है कि यह त्वचा पर कैसा महसूस होगा और दवा कितनी अंदर तक जाएगी। दिलचस्प। मतलब मलहम और पेस्ट में या क्रीम और मलहम में दिखने में भले ही एक जैसे लगें, उनमें अहम फर्क होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर सपोजिटरीज हैं जिन्हें शरीर के दूसरे रास्तों जैसे मलाशय या योनि से दवा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, उनके लिए भी अलग डिजाइन चाहिए होता है। उनकी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि वो शरीर के तापमान पर पिघल जाए और दवा फिर वहां से सोख ली जाए। उनकी स्थिरता, दवा का अवशोषण कैसे होगा, ये सब देखना पड़ता है। बिल्कुल। त्वचा के जरिए दवा कैसे अंदर जाती है, ये भी अपने आप में एक विज्ञान है ना? हाँ, बिल्कुल। त्वचा की कई परतें होती हैं। कुछ दवाओं को इन परतों को पार करने में मदद करने के लिए उनमें पेनिट्रेशन एनहांसर मिलाए जाते हैं। अच्छा। और त्वचा की हालत कैसी है, दवा के अणु कितने बड़े या छोटे हैं और फॉर्मुलेशन किस तरह का है, ये सब बातें दवा के सोखने यानी एब्जॉर्प्शन पर असर डालती हैं। त्वचा के अलावा पीने वाली दवाएं भी हैं, तरल रूप में, जैसे सिरप। हाँ, सिरप अक्सर मीठे होते हैं, बच्चों के लिए आसान होते हैं। एलिक्सिर, इनमें शायद थोड़ी अल्कोहल होती है। हाँ, कुछ में हो सकती है दवा को घुलने के लिए। फिर सस्पेंशंस है जिनमें दवा के छोटे छोटे कण तरल में तैरते रहते हैं, जिन्हें हिलाना पड़ता है इस्तेमाल से पहले। ये दो न घुलने वाली चीजों का मिश्रण होते हैं, जैसे दूध एक तरह का इमल्शन है। हाँ, इनमें भी मोनोफेजिक और बाइफेजिक का फर्क बताया गया है। मोनोफेजिक मतलब एक ही परत वाले, जैसे शरबत। हाँ, जैसे सोल्यूशन या सिरप, और बाइफेजिक मतलब दो परत वाले, जैसे सस्पेंशन या इमल्शन, जिनमें दवा या तो घुली नहीं होती या तेल पानी अलग होते हैं। तो दवा का कौन सा रूप बनाना है, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे दवा पानी में घुलती है या तेल में, उसे पेट में असर करना है या आंत में, वो कितनी जल्दी खराब हो सकती है, मरीज कौन है, बच्चा है या बड़ा। उदाहरण के लिए सस्पेंशन में दवा के कणों का आकार बहुत मायने रखता है। अगर कण बहुत बड़े होंगे तो वे जल्दी नीचे बैठ जाएंगे और हर चम्मच में दवा की मात्रा अलग अलग हो सकती है। इसीलिए अक्सर सस्पेंशन पर लिखा होता है, इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। सही बात है। इसी तरह इमल्शन को स्थिर रखने के लिए, मतलब तेल और पानी को अलग होने से रोकने के लिए, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाए जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है। मान लीजिए दवा बन गई, चाहे गोली हो, सिरप हो या मलहम, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये सही बनी है? मतलब इसमें सही मात्रा में एक्टिव दवा है और ये शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट या कोई नुकसानदेह अशुद्धि तो नहीं है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। यहीं पर
फार्मास्यूटिकल विश्लेषण, गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस और गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल का काम आता है ना? और फार्माकोपिया का भी जिक्र है उसमें। बिल्कुल। दवा उद्योग में क्वालिटी, गुणवत्ता ये सबसे अहम चीज है। क्यूए यानी गुणवत्ता आश्वासन, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद लगातार उच्च मानकों के अनुसार बने। इसमें कच्चे माल से लेकर बनाने की प्रक्रिया और तैयार उत्पाद तक सब कुछ शामिल है। अच्छा। और क्यूसी यानी गुणवत्ता नियंत्रण, उसमें तैयार उत्पाद या प्रक्रिया के दौरान सैंपल लेकर उनका परीक्षण किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि वो मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। तो विश्लेषण का काम यही आता है। हाँ, फार्मास्यूटिकल विश्लेषण में हम विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि दवा में क्या-क्या है और कितनी मात्रा में है। इसमें सटीकता, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, मतलब हमारा नतीजा असली मान के कितना करीब है, और परिशुद्धता, प्रिसिजन भी, यानी बार-बार मापने पर नतीजे कितने समान आते हैं। विश्लेषण में गलतियां भी हो सकती हैं, एरर्स, उन्हें पहचानना और कम करना भी महत्वपूर्ण है। सवालों में कुछ पारंपरिक रासायनिक विश्लेषण विधियों जैसे टाइट्रेशन का जिक्र है, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। हाँ, ये आप भी इस्तेमाल होती हैं कई जगह। लेकिन साथ ही कई आधुनिक और जटिल उपकरणों पर आधारित तकनीकों की भी बात की गई है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो ये देखती है कि कोई पदार्थ प्रकाश के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इसमें यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, आईआर और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी शामिल है। हाँ, ये तकनीकें हमें अणुओं की संरचना और मात्रा के बारे में बताती हैं। फिर क्रोमैटोग्राफी है, जो मिश्रण के घटकों को अलग करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका लगता है। हाँ, इसमें गैस क्रोमैटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, हाँ, HPLC तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हाँ, और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, TLC, पेपर क्रोमैटोग्राफी जैसी तकनीकें आती हैं। इनके अलावा फ्लोरोमेट्री का भी जिक्र है। ये तो काफी तकनीकी लगता है। हाँ, ये तकनीकें फार्मासिस्ट और वैज्ञानिकों को आणविक स्तर पर, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर, चीजों को देखने और मापने की क्षमता देती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये पता लगाने में मदद करती है कि अणु की संरचना क्या है या वो कितनी मात्रा में मौजूद है, क्योंकि हर अणु प्रकाश के साथ एक खास तरीके से इंटरैक्ट करता है। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखते हैं, IR में फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, और क्रोमैटोग्राफी, जैसा आपने कहा, मिश्रण को उसके घटकों में अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। सोचिए, जैसे किसी दौड़ में धावक अपनी रफ्तार के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही रसायन अपने गुणों के आधार पर कॉलम या प्लेट पर अलग होते हैं। हर तकनीक का अपना सिद्धांत और उपयोग है। जैसे HPLC का इस्तेमाल अक्सर जटिल मिश्रणों, जैसे दवाओं में सक्रिय घटक की मात्रा पता करने के लिए किया जाता है। और ये मानक, स्टैंडर्ड्स और वैलिडेशन क्या है? इन तकनीकों की सटीकता बनाए रखने के लिए मानक यानी स्टैंडर्ड पदार्थों का उपयोग होता है, जिनसे तुलना की जाती है, और तरीकों को वैलिडेट यानी सत्यापित करना पड़ता है। मतलब ये पक्का करना होता है कि तरीका भरोसेमंद है और सही नतीजे देता है। और फार्माकोपिया? फार्माकोपिया एक तरह की आधिकारिक किताब या संग्रह है, जिसमें दवाओं के मानक, उनकी पहचान, शुद्धता जांचने के तरीके, ये सब विस्तार से दिए होते हैं। हर देश की अपनी फार्माकोपिया हो सकती है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। समझ गया। चलिए, अब थोड़ा रास्ता बदलते हैं और प्रकृति की ओर मुड़ते हैं। फार्माकोप्नोसी, ये शब्द थोड़ा नया सा है। इसका मतलब है प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली दवाओं का अध्ययन। हाँ बिल्कुल, खासकर पौधों से, लेकिन जानवरों या मिनरल से मिलने वाली दवाओं का अध्ययन भी इसमें आता है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, हाँ, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और यहाँ तक कि चीनी चिकित्सा और अरोमा थेरेपी से जुड़ता है। ये क्षेत्र वाकई प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम है। इसमें कच्ची दवाओं यानी प्राकृतिक सामग्री जैसे कि जड़ी बूटियां, पत्ते, जड़ें, जिनका औषधीय उपयोग होता है, उनकी पहचान और वर्गीकरण शामिल है। तो इन कच्ची दवाओं को वर्गीकृत कैसे करते हैं? कई तरीके हैं। उनकी बाहरी बनावट के आधार पर मॉर्फोलॉजिकल वर्गीकरण, वे किस पौधे या परिवार से आते हैं उसके आधार पर टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण, उनमें कौन से खास रसायन पाए जाते हैं उसके आधार पर कीमोटैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण, या फिर उनके औषधीय प्रभाव के आधार पर फार्माकोलॉजिकल वर्गीकरण।
वर्णमाला के क्रम से भी कर सकते हैं। अच्छा, संगठित और असंगठित दवाओं का भी फर्क बताया गया है। हाँ, संगठित दवाएं पौधे के अंग होती हैं जिनकी एक निश्चित संरचना होती है, जैसे पत्ती, जड़, फूल। जबकि असंगठित दवाएं पौधे से निकलने वाले पदार्थ होते हैं जिनकी कोई निश्चित सेल्यूलर संरचना नहीं होती, जैसे गोंद, रस या तेल। और जाहिर है इन प्राकृतिक चीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। मिलावट का खतरा तो यहाँ भी होगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उनके मूल्यांकन, इवैल्यूएशन के तरीकों का जिक्र है। कैसे करते हैं मूल्यांकन? कई स्तरों पर होता है। उनकी बाहरी बनावट, रंग, गंध, स्वाद देखना, ऑर्गेनोलेप्टिक। माइक्रोस्कोप के नीचे उनकी आंतरिक संरचना की जांच करना, जैसे पत्तियों में स्टोमेटा की संख्या या प्रकार गिनना, जो पहचान में मदद करता है। और उनके भौतिक गुणों को मापना, जैसे उनमें नमी की मात्रा कितनी है, राख कितनी बनती है जलाने पर, उनका गाढ़ापन या ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। उनमें मौजूद खास रसायनों के लिए केमिकल टेस्ट करना, और कभी-कभी उनकी जैविक गतिविधि, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी परखना पड़ता है। ये सब इसलिए ताकि पता चले कि दवा असली है और असरदार है। हाँ, मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। ये पक्का करता है कि इस्तेमाल की जा रही कच्ची दवा सही है, उसमें मिलावट यानी अडल्ट्रेशन तो नहीं है, और उसमें सक्रिय तत्व पर्याप्त मात्रा में है। मिलावट मतलब? मिलावट कई बार अनजाने में हो सकती है, जैसे गलत पौधे की पहचान कर ली या सही तरीके से स्टोर नहीं किया। लेकिन कभी-कभी ये जानबूझकर भी की जाती है, जब महंगी दवा में कोई सस्ती या मिलती-जुलती लेकिन बेकार चीज मिला दी जाती है। मूल्यांकन इन सब चीजों से बचाता है और क्वालिटी सुनिश्चित करता है। सवालों में कुछ खास प्रकार के प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों का भी जिक्र है जो अक्सर पौधों में पाए जाते हैं और औषधि गुणों के लिए जाने जाते हैं, जैसे टर्पेनॉइड्स, हाँ, टर्पेनॉइड्स, अल्कलॉइड्स, ये और ग्लाइकोसाइड्स। ये क्या है? ये पौधों में पाए जाने वाले सक्रिय यौगिकों के बड़े समूह है, फाइटोकेमिकल्स कह सकते हैं। हर समूह की अपनी खास रासायनिक संरचना और गुण होते हैं। एल्कलॉइड्स अक्सर कड़वे होते हैं और उनमें नाइट्रोजन होता है। कई शक्तिशाली दवाएं जैसे मॉर्फिन या क्विनिन इसी समूह से आती हैं। अच्छा। ग्लाइकोसाइड्स में एक शुगर का हिस्सा जुड़ा होता है, जैसे डिजिटालिस से मिलने वाले कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। टेरेपेनॉइड्स बहुत बड़ा और विविध समूह है। कई सुगंधित तेल जैसे मेंथोल या कपूर इसी में आते हैं। इनकी केमिस्ट्री को समझना यानी फाइटोकेमिस्ट्री प्रकृति से नई दवाएं खोजने और विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। और टीएलसी जैसी तकनीकें यहाँ भी काम आती हैं? हाँ, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी जैसी तकनीकें इन जटिल प्राकृतिक मिश्रणों से इन यौगिकों को अलग करने और पहचानने में बहुत मदद करती हैं। ये फाइटोकेमिकल एनालिसिस का एक अहम हिस्सा है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? ये सवालों का संग्रह है, ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी का साधन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस जटिल और कह सकते हैं आकर्षक दुनिया का नक्शा है जो हर दवा के पीछे होती है। शरीर की बनावट और उसकी संभावित गड़बड़ियों को समझने से लेकर उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए दवाएं डिजाइन करने, उनकी गुणवत्ता परखने और यहाँ तक कि उन्हें प्रकृति से हासिल करने तक, ये सब फार्मेसी का हिस्सा है। कितना कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि फार्मेसी में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कितना गहरा मिश्रण है। एक फार्मासिस्ट को कितनी विविध जानकारी को समझना और इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है जो मेरे मन में आ रही है। आजकल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात हो रही है, मतलब मरीज के हिसाब से सटीक दवा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई का दवा खोज में इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। हाँ, ये तो बहुत चर्चा में आजकल। तो इसे देखते हुए भविष्य में, मान लीजिए अगले 10 सालों में, फार्मेसी की शिक्षा और इस तरह के सवालों का स्वरूप कैसे बदल सकता है? कौन से नए ज्ञान क्षेत्र, कौन सी नई स्किल्स अगली पीढ़ी के फार्मासिस्टों और शोधकर्ताओं के लिए मौलिक बन जाएंगी? क्या एआई आधारित निदान या बायोमार्कर विश्लेषण पर ज्यादा ध्यान देना होगा? ये वाकई सोचने लायक और बहुत प्रासंगिक सवाल है। भविष्य में फार्मेसी का क्षेत्र कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी विचार के साथ आज की हमारी यह गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।